हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो इससे पहले हमने जो 9 सितंबर को सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस हमने कराया था। तो ये आज 11 का और 10 सितंबर का एनालिसिस है। तो इसमें देखेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मतलब और किस फील्ड से मतलब किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे पहला प्रश्न था मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान मतलब मौलिक अधिकार से था, पंडित रविशंकर जी से था। और एयू तत्व था, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, आईओसी की स्थापना कब हुई, अनुच्छेद मतलब जो पंचायती राज्यों से अनुच्छेद रिलेटेड हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं, जो पहला हमारा प्रश्न था, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का के गठन का जिक्र है। तो इस तरह का ये प्रश्न था कि ग्राम पंचायतों कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का जिक्र है। तो जो अनुच्छेद है वो है 243 से। और जो ग्राम पंचायतों की मतलब इस संशोधन किया गया था वो 73वें संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 1992 में किया गया था। और जो इसमें एक नई सूची शामिल की गई थी, 11वीं अनुसूची। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि 11वीं अनुसूची शामिल की गई। और कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, 24 अप्रैल 1992 में। तो आप और एक और मतलब जोड़ा गया था म्यूनिसिपैलिटीज, ये भी नगर नगर पालिका। तो ये भी 1992 में मतलब संविधान अधिनियम के संशोधन अधिनियम के तहत ये भी जोड़ा गया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा जो प्रश्न था वो था मौलिक अधिकार से रिलेटेड। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मतलब कौन से आर्टिकल में कौन सा वो आते हैं, मतलब मौलिक अधिकार जो हैं। तो 12 से 35 हैं। जो मतलब 12 और 13 जो है, आर्टिकल 12 और 13 वो है, ये मतलब आपको जो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी प्रोवाइड कराता है। डेरोगेशन या डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मतलब लॉ इनकंसिस्टेंट है या नहीं, इनकंसिस्टेंट। तो ये आर्टिकल 12 और 13 ये बताता है। और जो हमारा जो समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक का है। उसमें राइट टू इक्वलिटी है, और राइट टू अनटचेबिलिटी है। और मतलब जो टाइटल्स हैं, रिमूवल ऑफ टाइटल्स 18 में है, अनटचेबिलिटी 17 में है। और आर्टिकल 4 में राइट टू इक्वलिटी है। तो ये आर्टिकल हैं। इससे एक प्रश्न आपका मतलब 100% पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक तीसरी शिफ्ट मतलब ये दूसरी शिफ्ट है, 9 वाली शिफ्ट में भी और उससे पहले 9 वाली जितनी शिफ्ट हैं उसमें एक क्वेश्चन आर्टिकल से इस तरह का पूछा गया है। अब है जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का जो अधिकार है वो 29 से 30 में आता है। और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो अनुच्छेद आर्टिकल 32 में आता है। और एक ये था राइट टू एजुकेशन। तो ये मतलब ज्यादातर क्वेश्चनों में पूछा जाता है, राइट टू एजुकेशन। तो ये कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 2002 में जोड़ा गया था,
मतलब 86वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। 86वें 86 2000 में। तो राइट टू एजुकेशन, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न था वो था जो मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो प्रश्न ये था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से आर्टिकल में आती हैं। तो ये 51 ए में आती हैं और पार्ट है वो 4th ए। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जैसे अपने जो नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करना, और जो राष्ट्रीय संपत्ति है उनकी तोड़ फोड़ ना करना। और ये जो अधिकार था ये 42वें 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 1976 में जोड़ा गया था। ओरिजिनली मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये 1976 में जोड़ा गया था। और जो 1976 का मतलब 1976 में जो संविधान संशोधन हुए थे उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कब अपनाया गया। तो 1976 में। इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है। अब है हमारा एयू किस तत्व का प्रतीक है। जो एयू है ये गोल्ड का प्रतीक है, मतलब गोल्ड का सिंबल है। और जो एटॉमिक नंबर है वो 79 है। एटॉमिक जो नंबर है इसका वो 79 है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न था, और देखिए एक प्रश्न आपसे जो जैसे वाद्य यंत्र वादक हैं या मतलब कोई भी डांसर हैं उनसे पूछा जा रहा है। इससे पहले मैंने जो वीडियो कराया था आप वो जाके देख सकते हैं। तो जैसे उसमें भी मैंने मतलब इस तरह का प्रश्न था, जो पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला। तो जो पंडित इनसे मतलब ज्यादातर इनसे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, पंडित रविशंकर जी से रिलेटेड। तो इनको जो भारत रत्न था वो 1999 में मिला था, भारत रत्न 1999। तो जो अवार्ड थे इनको हम अवार्ड देखते हैं। पद्म विभूषण मिला था 1981 में, पद्म भूषण मिला था 1967 में, और जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार था वो 1962 में मिला था इनको, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1975 में मिला था। 1987-88 के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक कालिदास सम्मान भी इनको मिला था, पंडित रविशंकर जी को। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1992 में मिला था, और फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर का पुरस्कार भी इनको 2000 में मिला था। तो इतने सारे अवार्ड हैं, तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे अवार्ड हैं। और पंडित रविशंकर जी एक संगीतकार थे और एक अच्छे सितार वादक भी थे। तो ये वाला पॉइंट है, ये इस तरह से पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर किससे रिलेटेड हैं। जैसे जो वाद्य यंत्र दे दिया जाए, वीणा सितार, इस तरह से। और इन्होंने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे, ये नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। और इनका जो जन्म का नाम था आप देखते हैं, रविंद्र शंकर चौधरी। तो इनको रविंद्र शंकर चौधरी भी बोलते थे, और या रविंद्र शंकर चौधरी। और इनका जन्म जो था 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था, 7 अप्रैल 1920 को बनारस में। और ये पॉइंट मेन है क्योंकि इनकी मृत्यु यूएसए में हुई थी, कैलिफोर्निया यूएसए, सैन डियागो में 11 दिसंबर 2012 को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जन्म इनका बनारस में हुआ और मृत्यु इनकी यूएसए में हुई। तो इस तरह से एक अच्छा पॉइंट बन सकता है कि पंडित रविशंकर की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न था वो था आईओसी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो जो आईओसी है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है द इंटरनेशनल ओलंपिक
कमेटी कमेटी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 23 जून 1894 को हुई, 23 जून 1894। और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, ल्यूशाने। ल्यूशाने एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड ल्यूशाने। अब है हमारा जो अगला प्रश्न था वो था सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाई। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मतलब यहाँ ये है सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाई, इस तरह से ये प्रश्न होगा। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था, आर्टिकल 124(2) के तहत ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं आर्टिकल 124 के तहत। और ये मतलब या तो रिजाइन कर सकते हैं और अपना जो रिजाइन पत्र है वो प्रेसिडेंट को देंगे। और इनकी जो मतलब रिटायरमेंट है, मतलब ये 65 साल तक 65 साल पे रिटायर होते हैं, 65 ईयर। तो ये भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको। तो जो अगला प्रश्न है, तो एक मतलब अब तक की जितनी शिफ्ट हैं उसमें एक बुक से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक आंदोलन से भी पूछा जा रहा है। आंदोलन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें सारे आंदोलन कवर कराए हैं, और ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का है। आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपका मतलब कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन वहां से फंसने की संभावना रहती है। तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी थी, और दूसरी बुक भी थी द इंडियन पिलग्रिम। तो इन्होंने ये 2 बुक लिखी थी, एन इंडियन पिलग्रिम और द इंडियन स्ट्रगल। अब हम देखते हैं जो फेमस लीडर थे उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी। जैसे एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी थे, इन्होंने द यंग इंडिया लिखी थी, द हरिजन लिखी थी, नवजीवन लिखी थी, हिंदू स्वराज्य लिखी थी, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये गांधी जी ने इतनी बुक लिखी थी। अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो इन्होंने केसरी लिखी थी, द मराठा लिखी थी, गीता रहस्य या कर्म योग शास्त्र। तो ये मतलब ये वाली बुक जो है पूछी जाती है, कर्म योग शास्त्र या गीता रहस्य किसने लिखी थी। तो मतलब ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये दयानंद सरस्वती जी ने तो नहीं लिखी, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बुक लिखी थी। तो ये आप याद रखें। और इन्होंने द ओरियन और रिसर्च इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, ये भी बुक लिखी थी, और आर्कटिक होम इन द वेदास। तो ये 2 बुक जो हैं बाल गंगाधर तिलक की, इनकी, तो ये 2 बुक बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन 2 बुकों को पढ़ के जाएं, ज्यादा से ज्यादा मतलब रिवाइज करके जाएं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला है हमारा लाला लाजपत राय जी के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई। अनहैप्पी इंडिया लिखी गई थी इनके द्वारा, इंग्लैंड डेविड टू इंडिया लिखी गई थी, और द आर्य समाज। तो ये वाली जो बुक है ये इंपोर्टेंट है, आप स्टार लगा लें। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अ हिंदू इंप्रेशन एंड द स्टडी, तो ये भी लिखी गई थी। और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशंस, ये भी बुक लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई। द प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, तो ये भी बुक लिखी गई थी इनके द्वारा ये बुक लिखी गई। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, इन्होंने एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, तो ये लिखी थी। द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये भी लिखी थी। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी। रेडलेस इन द हिंदुज्म, हु वर द शूद्रास, तो ये बुक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। तो अगला है हमारा, तो ये एक अच्छा प्रश्न था, हरेला त्योहार किस, और हाँ ये एक पॉइंट है, इससे अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हमने जो मतलब लोकप्रिय त्योहार हैं जिस राज्य के, वो हमने बताए हैं उसमें। तो जो हरेला त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, और एक कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर ये लोकप्रिय है, उत्तराखंड में। और मतलब कुछ जगह हिमाचल में भी मनाया जाता है, हिमाचल
हिमाचल में भी मनाया जाता है ये, हिमाचल प्रदेश। तो और जो देखिए एक हरेला त्योहार भी है और एक हरेली त्योहार भी है। जो हरेली त्योहार है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और हरेला उत्तराखंड में। तो ये मैंने अपनी तरफ से रखा था कि हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो आगे है हमारा तो एक जो वंश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतमी सतकर्णी किस वंश के थे। तो ये सातवाहन वंश के थे। तो वंश से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, बिंदुसार थे, बिंदुसार थे। और जो पाल वंश था उससे गोपाल थे, गोपाल थे और देवपाल थे, देवपाल थे। तो इस तरह से भी आप एक बार ये देख के जाएं कि कौन सी डायनेस्टी से कौन से जो गुर्जर प्रतिहार से, गुर्जर प्रतिहार से नागभट्ट थे, नागभट्ट थे और मिहिर भोज थे, मिहिर भोज थे। तो आप ये डायनेस्टी जो हैं जैसे, और कानव, कानव वंश के जो थे वो थे वासुदेव, वासुदेव। तो आप ये एक बार जरूर देखे जाएं कि मतलब कौन से लीडर, जैसे मौर्यन से अशोक, अशोक हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, और पाल से गोपाल, देवपाल, और ये गुर्जर प्रतिहार से नागभट्ट, मिहिर भोज, और कानव वंश से वासुदेव। तो आप ये एक बार जरूर देखे जाएं, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन से थे। तो ये वाला एक अच्छा पॉइंट है, आप ये जरूर देखे जाएं। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करके जाएं, लाइक जरूर करके जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लेकिन एक लाइक करना ना भूलें।